बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदेद। चैप्टर नंबर 7 कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएटिंग वैल्यू फॉर टारगेट कस्टमर्स आज की हमारी डिस्कशन है जी। और इस चैप्टर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप देने के लिए, उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के हवाले से बता दूं कि सेगमेंटेशन में हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अबाउट डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ और स्मॉलर ग्रुप्स सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर रीच टू देम, हम उनको बेहतर तरीके से टारगेट कर सके। और फिर उसके बाद जब टारगेटिंग में हम बात करते हैं तो टारगेटिंग में इट इज़ अबाउट सेलेक्टिंग वन और मोर ऑफ दोज सेगमेंट्स, एक से ज्यादा सेगमेंट या एक सेगमेंट हमने सेलेक्ट किया जिसको हमने टारगेट करना है, जिसको बेसिकली कैटर करने के बारे में हम सोचेंगे। तो आज की डिस्कशन में डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग में प्रोडक्ट पोजीशन सबसे पहली चीज है जी। इट इज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, the place the product occupies in consumer's mind relative to competing products। क्या ऐसी चीज है कि जो आपके और दूसरे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर रही है, आपके और किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मेक्स अप योर प्रोडक्ट पोजीशन। इट इज द वे योर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर्स, नॉट डिफाइंड बाय द कंपनी। कि कंज्यूमर्स उसमें उस चीज में क्या डिफरेंस समझ रहे हैं, या कंज्यूमर उस क्या एट्रीब्यूट्स है जिनकी बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया है आपकी प्रोडक्ट को। तो क्या उन कंज्यूमर्स के माइंड में आएगा एज पर देयर परसेप्शंस, एज पर देयर इंप्रेशंस और फीलिंग्स। परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट और फीलिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये परसेप्शंस के हवाले से डिस्कशन हुई। कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे, अगर आप उसको रिकॉल कर सके तो व्हाट डू यू परसीव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू अबाउट दैट प्रोडक्ट। फिर इसके बाद इंप्रेशन क्या है, क्या उस प्रोडक्ट को आप अच्छा समझते हैं, क्या उस प्रोडक्ट को आप बेहतर समझते हैं या नहीं। फीलिंग्स क्या है कि ये फन की, वार्मथ की फीलिंग आ रही है आपको, यू फील हैप्पी व्हाइल गेटिंग दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो ये प्रोडक्ट पोजीशन होगी। और प्रोडक्ट पोजीशन में डेफिनेटली हमारा काम ये होगा कि हम इस कंज्यूमर माइंड में जो इंप्रेशन आ रहा है, कंज्यूमर माइंड में जो फीलिंग आ रही है अबाउट द प्रोडक्ट, उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। कंपनीज नीड टू थिंक ओवर how to make that impression, how to make that perception about the product more good, more better to understand। Choosing a differentiation and positioning strategy, identify, आपने इस स्टेप के अंदर, इस जब पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन की बात आप कर रहे हैं तो आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस टू बिल्ड अ पोजीशन। कंपेटिटिव एडवांटेज या आप इसको कंपेटिटिव एज भी कह सकते हैं। इट इज द यूनिक एसोसिएशन और यूनिक एट्रीब्यूट इन योर प्रोडक्ट दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो आपकी क्वालिटी जो कि दूसरी प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर बनाती है आपकी प्रोडक्ट को। दैट इज नोन एज द कंपेटिटिव एडवांटेज। टू बिल्ड अ पोजीशन, बेसिकली बिल्ड अ पोजीशन इन द कंज्यूमर माइंड्स। क्या मेरी प्राइस कम है, क्या मेरी क्वालिटी अच्छी है, क्या मेरी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी बेहतर है, क्या मेरी प्रोडक्ट की प्रमोशन बहुत बेहतर है। इट कैन बी एनी कंपेटिटिव एडवांटेज। वाइल कंज्यूमर जब बात कर रहा होता है तो कंज्यूमर के एस्पेक्ट से द कंपेटिटिव एडवांटेज कैन बी एनी स्पेसिफाइड नीड, एनी गुड नीड दैट यू टारगेट बेसिकली। फिर इसके बाद चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेजेस। आपने उसमें से ऑल्दो बहुत से कंपेटिटिव एडवांटेजेस मार्केट में, बहुत से कंपेटिटिव एडवांटेजेस आपको एनवायरनमेंट में नजर आएंगे, लेकिन यू हैव टू चूज द राइट वंस। आपको बेहतर उसमें से चूज करने जो आपको अपनी प्रोडक्ट में प्रोवाइड करने। सेलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, ओवरऑल आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से उन कंपेटिटिव एडवांटेजेस को, उन कंपेटिटिव एजेस को आप अपने प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। एंड डेवलपिंग अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट, आपने वो एक स्टेटमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है कि जी दिस इज द पोजीशनिंग दैट आई नीड टू कम्युनिकेट टू यू। आप उस पोजीशनिंग स्टेटमेंट को लिखेंगे और उस पोजीशनिंग स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेंगे कंज्यूमर्स तक। दैट मे बी इज द वैल्यू स्टेटमेंट और दैट मे बी इज द पोजीशन स्टेटमेंट फॉर यू। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल वैल्यूज, डिफरेंसेस एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस, जो पहला स्टेप था उसमें आप देखेंगे जी कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन जो मैंने भी अभी आपके साथ डिस्कस की। तो किताब के हवाले से अगर आप देखें तो इट इज एन एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स गेन्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर्स ग्रेट वैल्यू either through lower prices or by providing more benefits than just justify the higher prices। कि आप या तो अपनी प्राइसेस कम कर दे, अगर आप अपनी प्राइसेस कम नहीं कर रहे तो आप
हायर प्राइसेस चार्ज करने की जस्टिफिकेशन दे देते हैं। जस्टिफिकेशन देने से मेरा मतलब ये है कि आपने कंज्यूमर को बताना है कि दिस इज द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू बिकॉज आई एम चार्जिंग द हायर प्राइस। अगर वो बेनिफिट आपकी उस हाई प्राइस को कंपनसेट करता है, हाई प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा और डेफिनेटली ये कंपैरेटिव एडवांटेज आपको ज्यादा फायदा देगा। ये कंपैरेटिव एडवांटेज आपको बेनिफिट जरूर देगा। फिर इसके बाद जब आप चूजिंग डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो अब हमने इसके बाद सेकंड स्टेप में डेफिनेटली देखा था कि उसमें से राइट कंपैरेटिव एडवांटेजेस चूज करने हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से बेहतर वाले जो आपने अपने प्रोडक्ट में शामिल कर लिए, तो अब आप डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। अब आप आइडेंटिफाई द सेट ऑफ पॉसिबल कंपैरेटिव एडवांटेजेस टू बिल्ड अ पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग सुपीरियर वैल्यू। सुपीरियर वैल्यू तो हमारा कंसर्न है, सुपीरियर वैल्यू तो डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सुपीरियर वैल्यू हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, सुपीरियर वैल्यू हम किस तरह से देंगे, उसके लिए फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हमारे पास सर्विस डिफरेंशिएशन है, चैनल डिफरेंशिएशन है, पीपल डिफरेंशिएशन है, इमेज डिफरेंशिएशन है। दीज आर द फ्यू वेज कि जिनके थ्रू आप लोगों तक अपनी डिफरेंशिएशन पहुंचाते हैं या डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को क्लियर कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डेफिनेटली आप ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट आप दूसरे लोगों से बेहतर किस तरह से आप ये दिखाएंगे। सर्विस डिफरेंशिएशन के जी मेरी इस प्रोडक्ट के साथ ये सर्विसेज भी अटैच्ड है, ये सर्विसेज भी इंक्लूज्ड है। चैनल जिसके थ्रू आप उन तक पहुंचा रहे हैं, लोग जो इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने में, फिर जो इमेज आप उस प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों का डेफिनेटली पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में होना बहुत ज़रूरी है। चूजिंग द राइट कंपैरेटिव एडवांटेजेस में हम डिफरेंस टू प्रोमोट, बेसिकली जो डिफरेंस हमने प्रोमोट करना है या जो डिफरेंस जिस वजह से नजर आएगा वो होगा, शायद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स, शायद वो डिस्टिंक्टिव है दूसरे प्रोडक्ट से, मे बी इट इज सुपीरियर फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, और कम्युनिकेबल है, प्रीएम्प्टिव है, अफोर्डेबल है, प्रॉफिटेबल है। दीज आर द बेसिकली इंग्रेडिएंट्स व्हेन यू आर चूजिंग योर राइट कंपैरेटिव एडवांटेज। अब अपना राइट कंपैरेटिव एडवांटेज चूज करते वक्त इंपॉर्टेंस देखते हैं कि मेरे इस कंपैरेटिव एडवांटेज की इंपॉर्टेंस कितनी है इसके अंदर। फिर इसके बाद आप डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखते हैं कि क्या मैं दूसरों से किस तरह से डिस्टिंक्ट सर्विसेज आपको या प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाउ एम आई सुपीरियर फ्रॉम अदर्स। आपने सुपीरियरिटी अगर प्रूव कर ली है तभी आपको फायदा होगा, अगर सुपीरियरिटी आप प्रूव नहीं कर सकते डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। कम्युनिकेबिलिटी होनी चाहिए, वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो आप दूसरे लोगों को समझाना आपके लिए आसान होना चाहिए। इट मस्ट बी वेरी मच इजी टू कम्युनिकेट दैट कंपैरेटिव एडवांटेज। प्रीएम्प्टिव इन नेचर होना चाहिए कि वो प्रीएम्प्टनेस जो है उसके अंदर, उसी प्रीएम्प्टनेस में आपका फायदा छुपा हुआ है। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हायर प्राइसेस हैं तो उसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है डेफिनेटली उन वैल्यूज का जवाब दे रहे हैं वो आप, या वो बेनिफिट्स जो एसोसिएटेड है वो बेनिफिट्स जवाब दे रहे हैं इस चीज का कि आप हायर प्राइसेस क्यों चार्ज कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ एवरी बिजनेस, दैट द कंपैरेटिव एडवांटेज और एनी प्रोडक्ट दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू माई कंज्यूमर्स वो प्रॉफिटेबल जरूर होने चाहिए। ये प्रॉफिटेबल अगर नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी इस चीज को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट इज अबाउट डेवलपिंग अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट। तो ये पोजीशनिंग स्टेटमेंट की एक टेम्पलेट टाइप ऑफ थिंग जो है ये आपको इस वन लाइनर में नजर आ रही है जी। टू, और उसके बाद आप लिखते हैं टारगेट सेगमेंट एंड नीड, आर ब्रांड नेम इज अगेन द कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ अ टेम्पलेट टू डेवलप द पोजीशनिंग स्टेटमेंट। अब पोजीशनिंग स्टेटमेंट में जैसे कि बहुत सी कंपनीज है, लाइक आप अगर होंडा को देखें तो होंडा शायद ज्यादा बिलीव कर रही है फ्यूल एफिशिएंसी पे, और होंडा जो है वो बीएमडब्ल्यू अगर आप देखें तो बीएमडब्ल्यू परफॉर्मेंस पे बिलीव कर रही है। मर्सिडीज को अगर आप देखें तो वो लग्जरी पे बिलीव कर रही है। तो ये उनकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स हैं कि वैल्यू देना कंज्यूमर्स को, वैल्यू देना मर्सिडीज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और मर्सिडीज इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। हम देख सकते हैं मर्सिडीज को कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि माय मर्सिडीज कार विल बी फ्यूल एफिशिएंट, व्हाइल टोयोटा जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जा रही है, या टोयोटा का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट, डेवलपिंग अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट के बाद वी आर गोइंग टुवर्ड द कम्युनिकेशन एंड डिलीवरिंग द चॉजन पोजीशन। चूजिंग द पोजीशनिंग इज ऑफन ईजियर देन इम्प्लीमेंटिंग द पोजीशन। चूज करना तो बहुत आसान है कि हमने बड़े आराम से चूज कर लिया कि जी दिस इज माय पोजीशनिंग स्टेटमेंट, दिस इज माय पोजीशन, while on the other side implementing that position is a bit difficult. Implementing that position takes a lot of time, takes a lot of effort, and in fact the cost as well.
और शायद जिस तरह से आपने उस चीज़ को सोचा है एक्चुअली वो चीज़ इंप्लीमेंट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए आपके लिए और वैसी ना हो, तो मे बी इट इज़ द सीन कि जी वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट हमने जो डेवलप की है वैसी ही इंप्लीमेंट ना हो, मे बी इट चेंजेस ओवर टाइम, इट चेंजेस ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज जो कि मेरी जो पोजीशनिंग के अंदर हिचेस इन्वॉल्व हैं कि मेरी कंज्यूमर्स के माइंड चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 7 खत्म किया है जी। पोजीशनिंग, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग के बाद हम चैप्टर नंबर 8 जो कि इस पार्ट नंबर 3 का नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्ट, सर्विस एंड ब्रांड्स, बिल्डिंग द कस्टमर वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं। और ब्रांड्स जैसे कि मैंने पहले कहा था यहाँ पर डिटेल से डिस्कस होगा। और यहाँ ब्रांड्स बेसिकली शायद वो चीज़, वो नाम है या वो सिंबल्स हैं, वो टर्म्स हैं, वो साइंस हैं, वो स्लोगन्स हैं कि जिनको हमने हाईलाइट किया और वो लोगों के जहन में रह गए हैं। मे बी आप अगर देखें तो बहुत से लोग आज बजाय इसके कि वो ये कहें कि जी जाओ जाके इस चीज़ को सर्च करो, वो ये कहते हैं जाओ जाके इस चीज़ को गूगल करो। तो गूगल इज अ ब्रांड विच इज रिप्लेसिंग अ फ्रेज, विच इज रिप्लेसिंग अ टर्मिनोलॉजी। इसी तरह से आप अपलोड करना और फिर शेयर करना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये फेसबुक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए। इसी तरह से आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सर्फ वाज अ प्रोडक्ट और उसको एक प्रोडक्ट नेम को इतना ज़्यादा ब्रांड कर दिया कि अब हम इवन पाकिस्तान में अगर लेट्स से हम एरियल की बात करें तो हम एरियल के साथ ऑटोमेटिकली कुछ लोग जो है वो सर्फ का नाम अटैच करते हैं, एरियल का सर्फ देना जी। तो वो एरियल का सर्फ जो है इनफैक्ट सर्फ इज अ ब्रांड, जो ब्रांड नेम अब वो उस चीज को रिप्लेस करता जा रहा है। या कई लोग जो है वो सिर्फ एरियल का नाम लेते हैं जी, एरियल का एक पैकेट दे दें, एरियल डाल दो वॉशिंग मशीन में। अब दिस एरियल इज रिप्लेसिंग द वर्ड डिटर्जेंट। तो ये ब्रांड का काम होता है बेसिकली कि वो लोगों के दरमियान इस तरह से उस नाम को फेमिलियराइज कर दे कि शायद वो कॉमन टर्मिनोलॉजीज को भूल जाए और उन नामों को याद रखें। इस टॉपिक में जो चीज़ें हमने कवर करनी है उसमें देखेंगे जी व्हाट इज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट। माइट का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये नीड सेटिस्फाई कर रही है वो हो सकता है वैसे क्लियरली सेटिस्फाई ना करे या उतनी एफिशिएंटली सेटिस्फाई ना करे। लेकिन जब भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाएगी तो डेफिनेटली वो अपने जहन में ये चीज़ ज़रूर रखेगी कि नीड सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़रूरी हो। अगर नीड सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो उस प्रोडक्ट का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। प्रोडक्ट बेसिकली इस डेफिनेशन के मुताबिक इट इज समथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन द मार्केट। ऑफर्ड इन द मार्केट का मतलब ये है कि जहां पर आपके बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, बायर्स और सेलर मिलते हैं जिस जगह पर उसको मार्केट कह रहे हैं एज पर मेड क्लियर इन द अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो। तो उस मार्केट के अंदर उस चीज को अटेंशन सो दैट कंज्यूमर्स उस चीज को देखें, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो, एक्विजिशन उस चीज को एक्वायर करें, यूजेज उसको इस्तेमाल करें, एंड द कंजम्पशन ये है कि आप उस चीज को कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, मोबाइल फोन की कंजम्पशन जो है वो शायद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकती है। वाइल जो ईटेबल्स है उनकी कंजम्पशन उस वक्त है जिस वक्त आपने उस चीज को लेट्स से फ्रीजर में से निकाला और निकाल के उसको खा लिया या पी लिया, उस वक्त उसकी कंजम्पशन हो चुकी है। तो कंजम्पशन वेरीज अ लॉट, माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट, जिस पे मैं थोड़ी सी पहले बात कर चुका हूँ कि ये जो आपका प्रोसेस है अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन का, इसमें आपका डेफिनेटली नीड सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। और नीड सेटिस्फेक्शन जो है, नीड या वांट सेटिस्फेक्शन जो है वो जरूरी है। ये यूज और कंजम्पशन दोनों एक ही मीनिंग्स में आ रहा है। यहाँ पे ये और क्लियर कर दूंगी मैं आपको। एक्सपीरियंसेस सेकंड चीज है, एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंट व्हाट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस विल डू फॉर द कंज्यूमर। कि वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना, उस प्रोडक्ट या सर्विस को हासिल करना जो है एक कस्टमर के लिए वो बेसिकली एक्सपीरियंस होगा। और वो एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे एक्सपीरियंस के डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे, बुरे एक्सपीरियंस के आफ्टर इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। अच्छे और बुरे दोनों किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है वो मार्केट में कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ते हैं। और हर एक बंदा जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से डेफिनेटली लर्न करता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपने परचेज के बाद जो है
उसके डिसीजंस जो है उनको बेसिकली देखेंगे कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, अगर आपका एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है, आप उससे सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन जो आपको चाहिए थी वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन मिली है आपको, तो आप उसकी रीपरचेज की तरफ या वो जो पोस्ट परचेज प्रोसेस है उसमें सेटिस्फेक्शन को किसी न किसी तरह से एम्बेड कर सक रहे होंगे। नेक्स्ट अब लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो लेवल ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में दिस इज द मेन एस्पेक्ट। कोर कस्टमर वैल्यू जो है वो सबसे पहले आती है। कोर कस्टमर वैल्यू एक मोबाइल फोन के हवाले से आप देख लें तो इट्स नॉट हैविंग अ नोकिया फोन और इट्स नॉट हैविंग अ ब्लैकबेरी और नॉट हैविंग एन आईफोन विद यू। बेसिकली उसमें जो कोर कस्टमर वैल्यू है वो है आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस सर्व करना या कम्युनिकेशन का पर्पस अचीव करना, वो आपकी कोर कस्टमर वैल्यू है। और वो किसी भी चीज से, वो उसके लिए मोबाइल फोन हमने एक डिवाइस बना ली है, लेकिन कोर कस्टमर वैल्यू जो है, ये कोर नीड जो है मेरी, वो कोर नीड कभी भी मेरा फोन नहीं है, वो कोर नीड मेरी बेसिकली कम्युनिकेशन का पर्पस अचीव करना है। एक्चुअल प्रोडक्ट, जब एक्चुअल प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो उसमें ब्रांड नेम आ रहा है, क्वालिटी लेवल आ रहा है, परचेजिंग पैकेजिंग आ रहा है, सॉरी डिजाइन आ रहा है, फीचर्स आ रहा है। अब ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है जिससे आपका वो कोर कस्टमर वैल्यू जो है, ये कोर कस्टमर वैल्यूज अचीव होंगी। मींस टू अचीव द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन आई नीड टू हैव अ मोबाइल फोन विद मी। वो मोबाइल फोन जो है दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, और उस मोबाइल फोन का कोई ब्रांड नेम होगा, नोकिया इज द ब्रांड नेम, द क्वालिटी लेवल, वो क्वालिटी लेवल जरूर उसमें कोई ना कोई इंश्योर किया हुआ होगा, वो पैकेजिंग जरूर उसकी मुझे मिलेगी, इसी तरह से कोई डिजाइन होगा, उसका कोई मॉडल नंबर होगा, कुछ उसके फीचर्स होंगे। ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट है, और ये एक्चुअल प्रोडक्ट जो है ये आपकी शेप होती है बेसिकली उस प्रोडक्ट की कि जो आपको मिल रही है, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। देन इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है वो थर्ड लेवल पे, दैट बेसिकली एड्स मोर इनटू द एक्चुअल प्रोडक्ट। वो उस एक्चुअल प्रोडक्ट को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में आपको मदद देती है, या उसकी पॉसिबिलिटी जो है उसको इंश्योर करती है कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं, ये चीज आपको मिल भी सकती है या नहीं। डिलीवरी एंड क्रेडिट इज द वन थिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट, वारंटी, फिर इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, ये जो है ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। अगर मैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को निकाल दूं तब भी मेरी प्रोडक्ट कंप्लीट है, तब भी मेरा पर्पस फुल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, और मेरी कोर कस्टमर वैल्यू जो है या मेरा जो कोर नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इन केस ऑफ अ मोबाइल फोन इज फ्रॉम वेयर इट इज अवेलेबल, वहां पर आपको उसके साथ, उस मोबाइल फोन के साथ कितनी वारंटी मिल रही है और कौन सी कंपनी की वारंटी मिल रही है। आप क्यों 500,000 रुपए ज्यादा दे के किसी एक अच्छी नोन कंपनी की वारंटी लेना चाहते हैं? रीजन ये है कि शायद उस कंपनी के पास आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल होगा, और बजाय इसके कि आप एक अननोन कंपनी या एक नई कंपनी की वारंटी ले लेते हैं और आपको वो 400 रुपए 500 रुपए फोन सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन स्टिल यू बाय 4 or 500 मोर, यू स्पेंड 4 or 500 मोर फॉर दैट वारंटी। आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लिए भी पैसे दे रहे हैं, आप आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी पैसे दे रहे हैं। इनफैक्ट the price of the cost of the augmented product is also included in your product जो आपको मिलेगी। आपको वारंटी के पैसे भी चार्ज कर रहे होंगे। वारंटी इनफैक्ट आपको डायरेक्टली यही कहा जाता है कि जी दिस इज वन ईयर फ्री वारंटी, लेकिन वो 1 ईयर वारंटी के पैसे भी तो आपसे ही क्लेम करने हैं, या वो पैसे आपसे ही चार्ज करने। क्लेम तो इनफैक्ट नहीं कहेंगे यहाँ पे, चार्ज आपसे ही होंगे। आप उस प्रोडक्ट के अंदर इन सब चीजों के पैसे दे रहे हैं, इन सब चीजों के आपको पैसे देने पड़ते हैं। That is why the product is said to be complete product. Product and service classifications, हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होंगी जो कि सिंगल यूजर के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए होंगी, उनको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होंगी जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस के लिए होंगी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फॉर इंडिविजुअल कंजम्पशन, क्लासिफाइड बाय हाउ कंज्यूमर्स बाय देम। ये हमने क्लासिफिकेशन जो की है वो बेसिकली है हमारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स पे, शॉपिंग प्रोडक्ट्स पे, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पे और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स पे। इनको अगर आप जनरली थोड़ा सा मार्केटिंग कंसिडरेशंस हम जहन में लेके आए तो कस्टमर बाइंग बिहेवियर होता है हमारे पास। कस्टमर बाइंग बिहेवियर इन अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज फ्रीक्वेंट परचेजेस, लिटिल प्लानिंग, लिटिल कंजम्पशन भी कम है, उसके बाद प्लानिंग भी इसमें कम है, और शॉपिंग एफर्ट इसमें मुझे कम लगानी पड़ती है। इसमें हमारी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होती है। अगर आप इसको कंपेयर करें शॉपिंग प्रोडक्ट्स के साथ, तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड लेस फ्रीक्वेंटली, देयर इज मच प्लानिंग इन्वॉल्व्ड,
और बहुत से एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। फिर इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ब्रांड्स, कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज बहुत ज़्यादा करते हैं आप शॉपिंग प्रोडक्ट्स में। अगर आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ देखेंगे तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंसेज, दे हैव द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेज एंड लॉयल्टी, उनमें ब्रांड प्रेफरेंस और लॉयल्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। फिर इसके बाद कंपैरिजन आपका यहाँ पे शायद इस वजह से कम होता है कि देयर इज लो प्राइस सेंसिटिविटी, जो स्विचिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। देयर आर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आप उसको बाइंग बिहेवियर के लिहाज से देखें तो द प्रोडक्ट अवेयरनेस इज वेरी लो, वहां पर प्रोडक्ट अवेयरनेस आपको लो मिलेगी, नॉलेज आपके पास कम होगी, और इफ अवेयर यू हैव इवन नेगेटिव इंटरेस्ट टुवर्ड दैट प्रोडक्ट, इसलिए उनको अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कहा गया है कि जिनकी आपको यूजुअली जरूरत नहीं होती। प्राइस के लिहाज से कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस होंगी, शॉपिंग प्रोडक्ट्स आपकी दे हैव हायर प्राइस। फिर अगेन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैव द हाई प्राइस। अनसॉर्ट प्रोडक्ट अगेन इट वेरीज कि उसकी वो प्रोडक्ट नेचर क्या है और वो वेरी करती है, कभी लो होगी कभी हाई होगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड रखनी पड़ती है, ज़्यादा जगह पे उसको मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है, कन्वीनियंट लोकेशंस उसके लिए होती हैं हमेशा। शॉपिंग प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या सेलेक्टिव शॉप्स आपको मिलेंगी, फ्यूअर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसेस पे आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्सक्लूसिव सेंटर्स होंगे, ओनली 1 or 2 इन अ सिटी और 1 or 2 इन अ ज्योग्राफिक रीजन, सो दैट यू मे गो एंड बाय फ्रॉम दैट स्पेशल स्टोर। इसके बाद अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के लिए फिर अगेन वेरीज के जी वो कहाँ पर उसका स्टोर मैंने रखना है। और अगर आप प्रमोशन के लिहाज से देखेंगे तो प्रमोशन में कन्वीनियंस प्रोडक्ट आर दे हैव मास प्रोडक्शन एंड दे मेनली आर फॉलोइंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के जी वो उसको टू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर, वाइल शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स और पर्सनल सेलिंग होती है और बड़े अच्छे लेवल पे इसको एडवर्टाइज करना पड़ता है तब जाके ये प्रोडक्ट बिकती हैं और प्रोड्यूसर रिजल्ट्स तभी अचीव कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए बहुत केयरफुल टारगेटेड पॉपुलेशन होती है और उस टारगेटेड पॉपुलेशन को मुझे थ्रू रीसेलर्स और थ्रू प्रोड्यूसर्स मुझे वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचानी होती है। और अनसॉर्ट में आपको थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ती है, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है। इसलिए एग्रेसिव पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो शायद कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं है, लेकिन आप उसे रियलाइज करवा देना यार ये चीज़ ले लो, ये चीज़ चाहिए तुम्हें। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट है उसमें आपके पास अगर मैं चारों की एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहूँ तो टूथपेस्ट जो है वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आएंगे, जो आपके मैगजीन्स हैं या जो आपके डिटर्जेंट्स हैं बेसिकली वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। जब आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेलीविजन हो गए, फर्नीचर्स हैं, क्लॉथिंग्स हैं फॉर स्पेशल ओकेजन्स, दे आर योर शॉपिंग प्रोडक्ट्स। और उस वक्त अब आपने अगर घर के लिए एक टेलीविजन खरीदना है तो इट इज़ नॉट द केस कि आप जाएंगे और जाके कहेंगे जी ये एक टेलीविजन दे देना। आपको ब्रांड चॉइसेस भी देखनी है, आपको प्राइसेस को भी देखना है, आपको क्वालिटी भी देखनी है, फिर आपको एलसीडी और एलईडी टेक्नोलॉजी देखनी है, फिर आपको वो फ्लैट स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जी कौन सा ज़्यादा बेहतर है। फ्लैट स्क्रीन से अब हम थोड़ा सा ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं, अब हम एलसीडी और एलईडी की बात करते हैं। फिर इसी तरह जो आपके पास स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में कोई आपकी रोलेक्स वॉच है, रोलेक्स की घड़ी है जैसे, अब तो वो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। आपके पास जो एक यूनिक किस्म के कोई ड्रेस है जो आपने शायद किसी भाई की शादी के लिए या अपनी शादी के लिए बनवाया तो आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आएगा। फिर इसी तरह आपके पास अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं तो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में आपके पास लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगी, और आपके पास कोई ब्लड डोनेशन के लोग आ जाएंगे तो ये ब्लड डोनेशन के जो काम कर रहे हैं या ब्लड डोनेशन जो इकट्ठी कर रहे हैं वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स है बेसिकली, कि जो शायद डायरेक्टली इट इज़ नॉट योर नीड बट इवन देन यू आर बीइंग रियलाइज कि जी ये काम देखें ये सोशल बेनिफिट में है, ये काम जो है ये आपका फ़ायदा होगा। आप लाइफ इंश्योरेंस आप ले लेते हैं तो आपकी फैमिली को फ़ायदा हो जाएगा, कल को खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो आपकी फैमिली कम अज़ कम सिक्योर है। अब ये जो है ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने जितनी भी डिस्कशन की है जी, जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी हैं इन चारों प्रोडक्ट्स के लिहाज से, इट इज़ ऑल प्रेजेंट इन द बुक। एग्जांपल्स आर ऑल्दो गिवन फ्रॉम द बुक जस्ट बिकॉज कि कल जब आप किताब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि आपके लिए समझना मुश्किल हो
कि शायद मैं कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म की एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड प्लीज यू मस्ट ट्राई टू डेवलप योर ओन एग्जांपल्स। आप खुद कोशिश करें कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखें और आप इन चारों की एग्जांपल जरूर डेवलप करेंगे जी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, शॉपिंग कौन सी हैं, स्पेशलिटी कौन सी हैं, अनसॉर्ट कौन सी हैं, इनकी एग्जाम्पल्स डेवलप करने के बारे में सोचें। थोड़ी सी जो किताब की डिस्कशन है इन स्लाइड्स में भी आपको नजर आ रही होगी इन चारों प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो भी देख लीजिए। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स and services that the consumer usually buys frequently, immediately and with a minimum comparison and buying effort, and examples include newspapers, candies, fast foods। अब ये वो चीज़ें हैं जो कन्वीनियंस में आ रही हैं जिनके लिए आप के एफर्ट्स कम से कम इन्वॉल्व होते हैं, आप मिनिमल इन्वॉल्वमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है। आप जाते हैं जाके ये एक चीज़ खरीद लिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अगर कोई टॉफ़ी खरीदनी है तो बहुत रेयर केसेस में आप किसी एक टॉफ़ी को बार बार उसके बारे में पूछ रहे होते हैं या मुख्तलिफ दुकानों से जाके उस एक टॉफ़ी के बारे में पूछते हैं। अदरवाइज यू सेलेक्ट एनीवन अवेलेबल एट द फ्रंट काउंटर और वहाँ से आप खरीदते हैं, उठा के खा लेते हैं, या आपके साथ अगर बच्चे हैं तो वो उनको उठा के आप उनके हाथ में दे देते हैं। सेकेंड जो टाइप है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, इसकी एग्जाम्पल्स में अप्लाइंसेज है, होम अप्लाइंसेज, कार्स, फर्नीचर्स। अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे शायद फैमिली डिसीजन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे शायद आपके घर में अगर बेगम साहिब हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी, अगर पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, मे बी बच्चे आपको कोई ना कोई इनपुट दे दें। तो ये वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं दैट द कस्टमर कंपेयर्स केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल। आप एक सोफा सेट खरीदने के लिए गए हैं और आपके घर में अगर बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है तो कभी भी आप शायद 5 सीटर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप हमेशा 7 सीटर या उससे बड़े के बारे में सोचेंगे। रीज़न ये है कि यू मस्ट हैव इन योर माइंड कि जी वो मेरा जो ड्राइंग रूम है या मेरा जो लिविंग एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है और आई नीड टू हैव मल्टीपल सीट्स टू बी प्लेस्ड एट दैट स्पेशल प्लेस। और 5 सीट अगर मैंने खरीदना ही है तो मैं 2 सेट खरीदूंगा। 2 सेट इसलिए खरीदूंगा कि वो जगह फेल हो जाए। ऑन द अदर साइड अगर किसी घर के अंदर पहले से एक सोफा सेट मौजूद है और आप एक एडिशनल खरीदने के लिए जा रहे हैं, देन यू माइट बी थिंकिंग ऑफ अ स्मॉलर वन विद हैविंग 5 सीट्स। तो अब ये इसमें आप सूटेबिलिटी देख लें, क्वालिटी देख लें, प्राइस देख लें, स्टाइल देख लें, इन सब चीज़ों के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, आप टाइम लगाते हैं इस चीज़ को खरीदने में। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जाके एक दिन में पूरा सर्वे कर रहे हैं और अगले दिन जाके आपने किसी जगह से दुकान से किसी स्पेसिफिक आउटलेट से जाके कोई चीज़ खरीदी है। थर्ड जो टाइप है जी दैट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। These are the consumer products and services with unique characteristics or brand identification for which a significant group of buyers is willing to make a special purchase effort. For example, the medical services, for the designer clothes, the high-end electronics. अब आपने अगर लैपटॉप खरीदना है या आपने आईपैड खरीदना है तो उस वक्त आप थोड़ा सा वो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता है और उस वक्त आप ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होंगी, बिकॉज यू नीड टू कैरी योर आईपैड अलॉन्ग ऑल द टाइम। तो अब वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जी, उसकी आउटलुक बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए जो मैंने अगर पाउच खरीदना है तो वो पाउच भी खूबसूरत होना चाहिए। उसकी मेडिकल सर्विसेज अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरी मेडिकल सर्विसेज मुझे ऐसी जगह से लेनी है जहाँ से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी या जहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। बेशक वहाँ पर थोड़ी सी फीस मुझे ज़्यादा पे करनी पड़ रही है डॉक्टर की, लेकिन फिर भी मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहूँगा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहूँगा। डिज़ाइनर क्लॉथ्स आपने खरीदने हैं तो अब आप किसी अच्छे डिज़ाइनर को चूज़ करेंगे, उसका जो बेस्ट ड्रेस है, आप हो सकता है वो ड्रेस यूजुअली अगर आप खुद बनाना चाहें तो आपको सस्ता बना सकें आप, लेकिन वैसा ही ड्रेस डिज़ाइनर का नाम क्योंकि उसके साथ अटैच हुआ हुआ है तो इट मे टेक मच प्राइस, और उस ज़्यादा प्राइस आप देने पे इस वजह से राज़ी होंगे कि वो डिज़ाइनर क्लॉथ्स हैं जी, वो बहुत अच्छे हैं जी, वो डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं। अब ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन आपको नज़र आती है। वो डिज़ाइनर नंबर 1 और डिज़ाइनर नंबर 2 के नाम को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, उसके ब्रांड नेम को आप कंपेयर कर रहे होते हैं। और विच अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर इज विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेज एफर्ट, यानी कि आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेगमेंट है। गुल अहमद लॉन खरीदने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। रीज़न गुल अहमद लॉन खरीदने की ये है कि दिस इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम और वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होंगी। वाइल ऐसे भी आपको लॉन के ड्रेसेस मिल जाएंगे जो कि अननेम्ड हैं, जिनके ऊपर कोई स्पेसिफिक
ब्रांड नेम प्रिंटेड नहीं है या वो स्पेसिफिक ब्रांड नेम से मार्केट नहीं किए जा रहे, वो खरीदते हुए आप शायद वो फ्रीक्वेंटली खरीद रहे होंगे और वो आपके पहली टाइप जो है जो कन्वीनियंस में आ रहा है वहां शायद आप उसको लाई कर रहे होंगे। जो फोर्थ टाइप है इसकी जी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, दे आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट द कंज्यूमर डज नॉट नो अबाउट और नोज अबाउट बट डज नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग। कंज्यूमर को पता होता है, या तो ये है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है, अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप वो चीज खरीदना नहीं चाहते, या आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है और कोई एग्रेसिव सेलिंग एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग हो रही है, उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपने उस चीज को खरीदने के बारे में सोचा है। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, फ्यूनरल सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखा है जी विद एक्सक्यूज, फ्यूनरल सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं है लेकिन वेस्ट में, सिर्फ मेरा मकसद इस स्लाइड पे ये लिखने का ये था कि फ्यूनरल सर्विसेज वेस्ट में लोग एडवांस में खरीद के रखते हैं, एडवांस में उन्होंने अपने फ्यूनरल के लिए पे किया हुआ होता है कि ये जी ये लेट से $5,000 जो है मैंने फ्यूनरल वाले को दे दिए, क्योंकि हमारे यहाँ वी आर अ सोसाइटी दैट बिलीव ऑन कलेक्टिविज्म। वहां पर जो सोसाइटी है दे बिलीव ऑन इंडिविजुअलिज्म, वहां पर एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज और हर ओन एक्ट्स, वो हर बंदा अपना कमाता है और अपना खाता है। वाइल वी हैव अ गुड थिंग, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है पाकिस्तान की और बहुत से और मुल्कों की भी, कि वो कलेक्टिविज्म पे, फैमिली के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं और हम लोग फ्यूनरल सर्विसेज नहीं खरीदते। हमारे फ्यूनरल सर्विसेज में हर एक बंदा की कोशिश होती है कि जी ये जो पोर्शन है इसमें मैं अपने कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दूं। जितने भी अच्छी फैमिलीज में हर जगह पे यही हो रहा है कि हर बंदा जो है वो फ्यूनरल सर्विसेज में चाह रहा होता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर दूं और शायद इस वजह से कुछ मुझे सवाब मिल जाए, कोई अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमा देंगे। तो वेस्ट में इट्स वेरी कॉमन कि जी वो फ्यूनरल के लिए पहले से पैसे दे दिए कि ये लो जी ये पैसे पकड़ लो और जब मैं मर जाता हूँ तो मुझे आपने दफनाना है या जलाना है, जो भी करना है वेस्ट के तरीके और है, तो वो आपने करने हैं जी, वो इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ब्लड डोनेशंस हैं तो ब्लड डोनेशंस के लिए कई दफ़ा लोग, ऑल्दो इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि जी देखिए ये एक सोशल कॉज है और आप फ़ायदा होगा आपको, प्लस आपकी हेल्थ इससे ठीक रहती है, वो नया ब्लड बनेगा, पुराना ब्लड आपकी बॉडी से अगर निकल जाएगा तो नया ब्लड बनेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो है ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में यू आइदर डोंट हैव द अवेयरनेस और यू हैव द अवेयरनेस बट यू डोंट वांट टू बाय इट, बट द एग्रेसिव सेलिंग एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग मेक्स यू बाय इट। कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो आपके पास आके उस चीज के फायदे आपको बताना शुरू करते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप कहते हैं हाँ यार बहुत अच्छी चीज है, लेट मी साइन इट नाउ, और आप उसी वक्त साइन करके उनको पकड़ा देंगे, लो जी ये पकड़ो जी ये पहली किस्त पे पकड़ लो, अब वो आपने फौरन से परचेज कर ली। तो ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये चारों टाइप्स देख लीजिए। इसके बाद हम आगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी जो थी ये कंज्यूमर प्रोडक्ट थी। Industrial products are products purchased for further processing or for use in conducting a business। आप जो मैंने रॉ मटेरियल की एक डिस्कशन पहले भी लेक्चर्स में कर चुका हूं, तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जिसको आप फर्दर प्रोसेस करके यूज करके अपनी फिनिश प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को देते हैं, तो वो आपके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगी। और या आप उसको अपने किसी प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल है और आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, कोई फॉर्मूला आपने बनाया और आप एक लेट्स से कोका कोला का मशरूब बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई केमिकल अगर डल रहा है तो वो केमिकल आपके लिए एक रॉ मटेरियल है, लेकिन वो केमिकल इटसेल्फ एक फिनिश प्रोडक्ट भी है। एक और कंपनी है जिसके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट डेफिनेटली होगी। तो अब ये जो चीजें हैं ये आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। द मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब जो हैं ये आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे। मटेरियल एंड पार्ट्स आर आल्सो द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिकॉज एक गाड़ी अगर मैन्युफैक्चर होती है, आप तो एक बीइंग एन इंडिविजुअल कंज्यूमर आप गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट पार्ट्स फ्रॉम अनदर कंपनी। स्पार्क प्लग्स बनाने में डेंसो बहुत आगे है, तो डेंसो के प्लग्स अगर मैंने खरीदे हैं और मैंने सुजुकी की गाड़ी में लगा दिए हैं, तो डेंसो के लिए, डेंसो ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो इटसेल्फ एक फिनिश प्रोडक्ट है। वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसलिए है कि डेंसो से मैंने प्लग खरीद लिए हैं, या डेंसो के साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया है कि डेंसो नीड टू सप्लाई मी लेट्स से 500 प्लग्स पर डे। अब वो 500 प्लग्स वो बना रही है सुजुकी के लिए, तो वो दो इंडस्ट्रीज या दो बिजनेसेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। कैपिटल इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। रॉ मटेरियल्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है।
कैपिटल आइटम्स, इनकी डिस्क्रिप्शन भी आगे दी हुई है जी। कैपिटल आइटम्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट एड इन द बायर्स प्रोडक्शन और ऑपरेशंस। आपकी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में हेल्प कर रही होती हैं कैपिटल आइटम्स। मटेरियल एंड पार्ट्स इंक्लूड द रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स यूजुअली सोल्ड डायरेक्टली टू द इंडस्ट्रियल यूजर्स। supplies and services, and they include the operating supplies, repair and maintenance items and business services। अब एक लैपटॉप बनाने वाली या कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से मिलके या माइक्रोसॉफ्ट के कोऑर्डिनेशन से मिलके एक लैपटॉप आपके सामने आता है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी मौजूद होता है, क्योंकि आपने जो पे किया, आपने उस दुकानदार को पे किया ऑफ अ लैपटॉप प्लस द विंडोज। अब वो विंडोज उसके अंदर इंस्टॉल हुई है अगर, तो विंडोज उस लैपटॉप बनाने वाली कंपनी ने नहीं बनाई है, उस कंपनी ने सिर्फ उसको यूज की है। और बनाने वाली कंपनी, अब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बहुत कॉमन है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो बनाया है और डेल ने या एचपी ने उसको यूज किया अपने कंप्यूटर्स के अंदर, उसको इंस्टॉल करके आपको दे दिया। तो ये सप्लाईज एंड सर्विसेज होंगी। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेसेस एंड आइडियाज को हम डिस्कस करें व्हाट इज अ प्रोडक्ट में। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सारी व्हाट इज अ प्रोडक्ट के अंदर ही मेन हेडिंग आपको मेरे ख्याल है हर एक स्लाइड पे नजर आ रही है। तो ये व्हाट इज अ प्रोडक्ट के अंदर ही आ रही है कि प्रोडक्ट होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन्स, प्लेसेस, आइडियाज, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स आल्सो। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग हो रही है, दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, maintain or change attitudes or and behaviors of target consumers toward an organization। कई दफा एक इदारे को आप प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी एक इदारे को एज अ प्रोडक्ट लेके आप चल रहे होते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको भी एक प्रोडक्ट के तौर पे लेके जाया जा रहा है। उस प्रोडक्ट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो रही है और इटसेल्फ उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर्सन मार्केटिंग है जी, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, maintain or change attitudes and behaviors of target consumer toward particular people। लोग itself, people are the brand also। people marketing हो रही होती है जिसमें लोगों के behaviors, attitudes को change करने की बात हम कर रहे होते हैं towards any specific people, particular product के particular people के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। people marketing के बाद है जी place marketing। place marketing consists of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behaviors of target consumer toward the places। आपने इस्लामाबाद में, अब हमारे यहाँ बहुत से अच्छी जगह हैं माशाल्लाह से, ये खुशकिस्मती है हमारी इस्लामाबाद में रहने वालों की कि बहुत सी अच्छी ऐसी जगह हैं जिनके नाम बहुत कॉमन है। मोनाल इज़ अ प्लेस, मोनाल पे एक ऐसा व्यू है कि आप पूरा इस्लामाबाद वहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। फैसल मॉस्क है, फिर उसके बाद छतर पार्क है आपके पास, मरी हिल्स है, मरी में अगेन द कश्मीर पॉइंट, द पिंडी पॉइंट। अब ये प्लेसेस हैं और इनकी प्लेस मार्केटिंग भी डेफिनेटली हो रही होती है। रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी प्लेस मार्केटिंग हो रही होती है। फिर इसके बाद सोशल मार्केटिंग आती है। इट्स द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स इन प्रोग्राम्स डिजाइन टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर टू इंप्रूव देयर वेल बीइंग एंड दैट ऑफ द सोसाइटी। आप सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें आप सोशल अवेयरनेस, कोई भी एक सोशल कॉज ले लेते हैं और उस कॉज को आप मार्केट करना शुरू करते हैं, उस कॉज को आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। और कॉज बताने का मकसद ये होता है कि शायद एक सोशल अवेयरनेस का काम अचीव हो सकेगा, लोग इस चीज की तरफ आ सकेंगे, लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे और एक सोशल वेलबीइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अचीव हो सकेगा। सोशल मार्केटिंग में डेफिनेटली प्रॉफिट का कंसर्न नहीं होगा इतना ज्यादा। प्रॉफिट इस वजह से नहीं होगा कि जब हम सोसाइटल इम्पैक्ट की बात कर रहे होते हैं या सोशल मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो इट इज सोशल वेलबीइंग, सोसाइटी अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं या सोशल वेलबीइंग की का कंसर्न होता है हमारे जहन में। सोशल मार्केटिंग के बाद अब हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस की बात करेंगे जी। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस सेकंड एस्पेक्ट है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, दे आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज शामिल है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, स्टाइल एंड डिजाइन क्या है। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इफ गुड, इट मीन्स कि क्वालिटी बेहतर होने की वजह से आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर बता रहे हैं या दूसरों से बेहतर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। फीचर्स उसके कैसे हैं, फीचर्स उसके, अब यूजर फ्रेंडली का एक वर्ड यूज किया जाता है जब भी फीचर्स की बात आती है। यूजर फ्रेंडली बनाने का मकसद ये है कि आप
का कंज्यूमर जब उस चीज से इंटरेक्शन उसका हो, जब उस चीज के साथ इन कांटेक्ट हो, तो उसको वो चीज बड़ी आसानी से समझ आ जाए। नोकिया इज नोन एज अ गुड फोन बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट, इट्स यूजर फ्रेंडली फीचर्स। वो यूजर फ्रेंडली इस वजह से है कि लोग जो है बड़ी आसानी से उसे समझ लेते हैं और बहुत आसानी से वो उसको ऑपरेट करना सीख लेते हैं। स्टाइल एंड डिजाइन है कि वो उसकी आउटलुक कैसी है, क्या वो चीज जो है उसकी कलर स्कीमिंग कैसी है, वो कितनी अच्छी नजर आ रही है। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन में नेक्स्ट जो बात है जी, दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस। और प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्लूड्स लेवल एंड कंसिस्टेंसी। अब ये क्वालिटी, लेवल और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी इज लेवल ऑफ क्वालिटी दैट सपोर्ट्स द क्वालिटी द प्रोडक्ट्स पोजीशनिंग, कि जो आपने उसकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट पोजीशनिंग की है वो आपकी क्वालिटी उसको इंश्योर करे, क्वालिटी उसको सपोर्ट करती हो। ऐसा ना हो कि आपकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा हाई हुई हुई है और क्वालिटी लेवल वैसा है ही नहीं। तो इट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि क्वालिटी लेवल आपका उस पोजीशनिंग के साथ मैच करता हो। कंफॉर्मेंस क्वालिटी इसमें दूसरी चीज है जी। कंफॉर्मेंस क्वालिटी इज द प्रोडक्ट्स फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग अ टारगेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब conformance is basically having the product within same limits, या वैसी ही प्रोडक्ट बनाना कि जैसी आपने शुरू में डिसाइड की थी, जैसी आपने शुरू में उसके स्टैंडर्ड्स लिखे थे। Conformance is defect free product also, या having zero defect। और वो कंसिस्टेंसी जो जीरो डिफेक्ट वाली कंसिस्टेंसी है वो ऑल टुगेदर सारी प्रोडक्ट्स में चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक प्रोडक्ट तो डिफेक्ट फ्री आ गई है या जीरो डिफेक्ट्स वाली आ गई, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स में आपके पास दूसरे यूनिट्स में आपके पास डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो कंफॉर्मेंस क्वालिटी होगी प्रोडक्ट्स फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, एंड अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग द टारगेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वैसी ही परफॉर्मेंस जैसी कि आपने शुरू में अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट में लिखी है या जो आपने अपने कस्टमर से प्रॉमिस की है। प्रोडक्ट फीचर्स है जी, इट इज द कंपेटिटिव टूल फॉर डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे फीचर्स लॉन्च करें कि जो आपके कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर आपकी प्रोडक्ट को दिखाएं। आपके फीचर्स ऐसे होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। दे आर असेस्ड, द प्रोडक्ट फीचर्स आर असेस्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू टू द कस्टमर वर्सेस द कॉस्ट टू द कंपनी, कि क्या वैल्यू आप कंज्यूमर को दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट कंपनी जो है उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है। इनफैक्ट द कॉस्ट एंड द वैल्यूज, एक साइड पे कॉस्ट हैं जो कंपनी को बेयर करनी पड़ रही है और दूसरी साइड पे वैल्यूज हैं कि जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है मैंने। इट इज इम्पॉसिबल टू बेयर मोर कॉस्ट एंड गिव द लो वैल्यूज। आपका काम ये होना चाहिए कि आप लो कॉस्ट में मैक्सिमम वैल्यूज दे सकें, लो कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज आपने देनी है। तो प्रोडक्ट फीचर्स अगेन शुरू में भी जैसे मैंने जब इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन हो रहा था उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि फीचर्स मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि जो यूजर को बड़े आसानी से समझ आ सकें। अगर यूजर को आसानी से समझ आएंगे तो डेफिनेटली वो उन चीजों को कम्युनिकेट भी कर सकेगा, वो उन चीजों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकेगा, वो उससे सेटिस्फाइड फील करेगा। वो वैल्यू डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो वैल्यू डिलीवरी का प्रोसेस बड़े आसानी से अचीव हो सकेगा। प्रोडक्ट फीचर्स के बाद जी नेक्स्ट बात है स्टाइल और डिजाइन की, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। स्टाइल डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ अ प्रोडक्ट लुक लाइक, इट इज द स्टाइल। उसकी बेशक आप पैकेजिंग के हवाले से बात कर लें, उसके आप आउटलुक, उसकी जो कंटेनर है जिसमें आपने उसे डाल के दिया है कंज्यूमर को, उसके हवाले से बात कर लें, ये स्टाइल में इंक्लूडेड होगा। अपीयरेंस उस प्रोडक्ट की कैसी है, वो कैसी नजर आ रही है। डिजाइन कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्ट्स यूजफुलनेस एज वेल एज इट्स लुक्स। यूजफुलनेस भी और उसके लुक्स भी, दोनों चीजें। कई दफा एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगी लेकिन इट्स नॉट टू मी, मेरे हिसाब से शायद वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो इतनी आई कैचिंग नहीं होगी। उसकी वजह शायद ये होगी कि वो स्टाइल एंड डिजाइन को उस कंपनी ने शायद नजर में नहीं रखा, या कंपनी ने बहुत अच्छा स्टाइल एंड डिजाइन दे दिया बट द कंज्यूमर डज नॉट रिक्वायर दैट स्टाइल एंड डिजाइन। कंज्यूमर को किसी और तरह का स्टाइल एंड डिजाइन चाहिए था और कंज्यूमर उस चीज को नापसंद करता है। तो स्टाइल एंड डिजाइन के एस्पेक्ट से भी जब आप बात करेंगे तो आपने कंज्यूमर को नजर में रखना है। कंज्यूमर बिहेवियर को, जो हमने इससे पहले बातें की हैं, वो स्टडी करते वक्त ये स्टाइल एंड डिजाइन वहां से हमने लेके आए, ना कि वो लेके आए कि जो कंपनी को पसंद होगा। ये बात याद रखेंगे कि कंपनी ने कभी भी जब प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, पोजीशनिंग करनी है, प्रोडक्ट या सर्विस डिसीजंस करने हैं, तो
अपनी मर्जी कंज्यूमर पे नहीं थोपनी, बल्कि कंज्यूमर की मर्जी समझनी है और उस हिसाब से प्रोडक्ट को या सर्विस को डिजाइन करना है। बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने के लिए, इट्स बिकॉज कि कंज्यूमर को आपकी प्रोडक्ट चाहिए, इस वजह से आप यहाँ पे हैं। आप चीजें तो बेचेंगे, लेकिन आप उस सूरत में बेचेंगे, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप उस सूरत में करते हैं जब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि जी मैं जो बीइंग अ कंपनी जो स्टाइल और डिजाइन मुझे पसंद है मैं वही स्टाइल और डिजाइन लॉन्च कर दूं। इट्स एज पर द मार्केट ट्रेंड, वो ट्रेंड होना जरूरी है या उस ट्रेंड को आपको कंपनी को फॉलो करना जरूरी है। ब्रांड, जिसके बारे में एक दो दफा पहले भी इसी लेक्चर में और पिछले लेक्चर में भी बात हुई और मैंने आपसे वादा किया था कि जी ब्रांड के हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। तो ब्रांड इज द नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाइज द मेकर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द अदर वन। बाकी लोगों से उसको डिफरेंशिएट कर सके, बाकी लोगों से उसको डिफरेंशिएट करे, उसके नाम, साइन, टर्म, जो लोगो लगा हुआ है, जो उसके ऊपर पैकेजिंग हुई भी है, उसके कलर स्कीम की वजह से डिफरेंशिएट कर सके। यू कैन नॉट सी टू प्रोडक्ट्स दैट आर यूनिक इन डिजाइन। दो डिफरेंट ब्रांड की प्रोडक्ट आपको यूनिक इन सेम इन डिजाइन नहीं मिलेंगे, दे मस्ट बी यूनिक इन डिजाइन। हर एक का अपना डिजाइन होगा। आपने अगर कलर स्कीमिंग डेल और एचपी की एक जैसी भी अगर आपको लगती है तो कभी उस पर गौर कीजिए। डेल इज ऑलवेज working with the jet black color while HP is working with a silver black color। और HP के ज्यादातर मॉडल्स जो हैं या ज्यादातर जो आपको लैपटॉप्स नजर आएंगे वो आपके सिल्वर ब्लैक में नजर आएंगे आपको, या सिल्वर इवन ब्लैक भी अगर है तो वो टेक्सचर के साथ है। वाइल डेल जो है वो टेक्सचर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। और डेल ने अभी जो कुछ अर्सा पहले जो रिसेंट लॉन्चेस है उसमें उसने मल्टीपल कलर्स भी लॉन्च करना शुरू कर दिए। अब डेल का लोगो डिफरेंट है, एचपी का लोगो डिफरेंट है, डेल और एचपी का लोगो सेम नहीं हो सकता। इसी वजह से एक कंप्यूटर पे आपकी नजर फौरन से सबसे पहले उसके ब्रांड नेम पे जाती है। अगर आपके पास कोई लैपटॉप या ब्रांडेड कंप्यूटर है तो सबसे पहले आपकी जो नजर जाती है दैट इज टू द ब्रांड नेम, कि वो एचपी का है, वो डेल का है, वो तोशिबा का है, वो एसर का है, वो किस कंपनी का है। और वो जो नाम लिखा हुआ है, वो एसर लिखा हुआ है, डेल लिखा हुआ है, एचपी लिखा हुआ है, वो ब्रांड नेम है, वो डिफरेंशिएशन है उसकी। एचपी और डेल की आपस में डिफरेंशिएशन है। अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज उसका डिजाइन होगा। मे बी द डिजाइन ऑफ डेल इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजाइन ऑफ एचपी, और हो सकता है वो मिलते जुलते भी हों लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होना जरूरी है। बिकॉज एज पर द ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट, एज पर द ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स पॉलिसीज, ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस डिजाइन की प्रोडक्ट बनाएं और उसको आपने एज अ ट्रेडमार्क, एज अ कॉपीराइट आपने रजिस्टर किया हुआ है, वैसा ही डिजाइन कोई और बंदा आपको कॉपी कर ले। इट्स अ क्राइम। आप पे लीगली पेनल्टी आ सकती है, आपको हर्जाना हो सकता है इस चीज पे कि आपने दूसरे का डिजाइन कॉपी की है, दूसरे का नाम कॉपी की है, दूसरे का इवन कॉर्पोरेट कलर्स जो हैं वो भी कॉपीराइटेड होते हैं, कॉर्पोरेट कलर्स आपने कॉपी किए हैं। एवरीडे का हमेशा आपको एक अरसा दराज से एक ही कलर नजर आ रहा है, एंड दैट कलर, दैट डिजाइन, दैट इवन राइटिंग है जिसमें वो एवरीडे टी वाइटनर के बारे में लिखा हुआ है, वो डिजाइन भी कॉपीराइटेड है। वो सब चीजें जो है ये सब मिलके ब्रांड नेम बनती है। और ब्रांडिंग मार्केटिंग का इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप शुरू में ये कहें कि मैं जब कंपनी स्टार्ट करूंगा तो मैं ब्रांडिंग पे काम करूंगा या मैं ब्रांड नेम बिल्डिंग पे काम करूंगा, तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका ब्रांड, आपका नाम मार्केट में फेमिलियर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप ब्रांडिंग पे काम करते हैं। और ब्रांड मैनेजमेंट एक अलहदा से कंप्लीट सब्जेक्ट है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमारा मेन कंसर्न ही ये है कि हम कैसे अपने नाम को दूसरे लोगों के सामने मशहूर कर सके, अपने नाम को दूसरे लोगों से डिफरेंट दिखा सके, एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम दिखा सके। इसी ब्रांड की जो एक डेफिनेशन है उसके साथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है जी ब्रांड इक्विटी का। इट इज डिफरेंशियल इफेक्ट दैट द ब्रांड नेम हैज ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग। ब्रांड इक्विटी पे इसके बाद भी काफी सारी डिस्कशन है, इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं कम डिस्कस कर रहा हूँ कि जी इट इज द डिफरेंशियल इफेक्ट। द डिफरेंशियल इफेक्ट का मतलब जो एक इफेक्ट आ रहा है ब्रांड नंबर 1 का और ब्रांड नंबर 2 का, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का इफेक्ट जो है आपस में डिफरेंट होगा। दैट इज डिफरेंशियल इफेक्ट। वो जो
दोनों में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो डिफरेंशियल इफेक्ट होगा। दैट द ब्रांड नेम हैज ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग, वो ब्रांड इक्विटी आपकी कहलाएगी कि जो आपका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, जो आपका डिफरेंशियल इफेक्ट होगा ऑन द ब्रांड नेम, ऑन द रिस्पॉन्स टू द मार्केटिंग एंड टू द ब्रांड बोथ, वो आपका ब्रांड इक्विटी कहलाएगा। इसके बाद पैकेजिंग है जी। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। ऑल्दो रैपर शायद मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं होता, और बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी या आप ये कह रहे हैं 99.9% लोग हैं जो शायद रैपर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो रैपर को उतार के फेंक देते हैं और उसके बाद जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है अंदर उसको कंज्यूम करते हैं। दे डोंट इवन बॉदर टू सी के जी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एल्स देन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप देखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। मेडिसिन के केस में आप हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स या उसकी डोजेजेस वगैरह जो है वो देख के पढ़ के उसके बाद आप आगे चलते हैं, या डॉक्टर ने जो एडवाइस की हुई आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं और आप कई दफ़ा वो इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे भी नहीं पढ़ते। लेकिन एक किसी भी कंपनी के क्विक मसाला जाते हैं वो अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो रेसिपी एक दफ़ा ही पढ़ी जाएगी, रेसिपी पढ़ने के बाद या वो इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डलने हैं वो पढ़ने के बाद शायद दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा उसके पढ़ने की ज़रूरत पेश ना आए। तो पैकेजिंग इस्तेमाल ऑल्दो नहीं होती, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, और वो इट एड्स वैल्यू इनटू द प्रोडक्ट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज उस रैपर के ऊपर डिज़ाइन है, उस रैपर का ही कलर जो है वो आपका ब्रांड कलर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा थीम बना होगा, लोगो बना होगा कंपनी का, विच आइडेंटिफाइज योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज प्रोडक्ट। लेबल्स हैं जी। इसके बाद सेकंड चीज है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स एंड प्रोवाइड प्रमोशन। लेबल्स जो है वो आपको प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये लेबल्स भी आपको पैकेजिंग के ऊपर कई दफ़ा मिलेंगे, और अक्सर औकात आपको लेबल्स जो है वो पैकेजिंग के ऊपर ही मिलते हैं, और ये आपके बेसिकली एट्रीब्यूट्स प्रमोशन के लिए काम आ रहे होते हैं। और ये जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज हैं जो अभी हमने बात की हैं कि लेबलिंग हो गया, आपके पैकेजिंग हो गया, ये आपकी सपोर्ट सर्विसेज डेफिनेटली हैं। तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज ऑगमेंट करती हैं या आपके ऑगमेंटेड पार्ट है आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट्स का। एन आइसक्रीम विदाउट अ रैपर आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ। हाँ, थोड़ा सा पिछले ज़माने में चले जाएं तो वहाँ पे आइसक्रीम में रैपर होता ही नहीं था, या आइसक्रीम के ऊपर रैपर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत अरसे के बाद जो है वो एक कप वाली आइसक्रीम आई थी, अदरवाइज बाकी सारी आइसक्रीम जो थी जो कि विदाउट एनी ब्रांड नेम भी आ रही होती थी अक्सर। शायद आप में से किसी ने ना खाई हो कभी, लेकिन वो आइसक्रीम्स ब्रांड नेम उनका कोई भी नहीं होता था, वो एक फ्रीज़र में से या एक डब्बे में से निकाल के देते होते थे कि जी ये आइसक्रीम है। इसी तरह आजकल आप देख लें तो वो कोन आइसक्रीम जो आपको बाजार में कॉमनली अवेलेबल है वो कोई ब्रांड नेम नहीं है उसका। लेकिन इनफैक्ट ये जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज है ये ऑगमेंटेशन है आपकी प्रोडक्ट की, या ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस के साथ ही मैं इस लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूँ जी, और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी दोबारा मुलाकात होगी विद प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस। प्रोडक्ट लाइन के हवाले से हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर को लेके आगे चलेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।